अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीडेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हटाया जा सकता होगा। सही है, तो ये दोनों साथ में काम करें। अब हमें थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं, टॉपिक पर आते हैं, विच इज होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने कभी, मैंने देखा है ऐसे, अगर होता है कोई वो होता है, क्या कहते हैं उसको, जो बैलेंस, जिसमें वेट बैलेंस करना होता है, तराजू जैसे होता है, वो चीज़ जैसे होती है ना, वो क्या कर रही होती है कि उसमें अगर वेट कभी अलग अलग होता भी है तब भी उसका फोकस होता है कि नहीं, मैं कुछ ना कुछ करके वेट को आपस में बैलेंस कर लूँ। राइट, जैसे कि मतलब कभी देखा है तराजू जैसे होता है, दोनों साइड्स पर बैलेंस वाला होता है। तो वैसे ही होम्योस्टेसिस जो है ना, आपकी बॉडी का, आप कह लो तराजू है, जिसमें इस बॉडी की जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, मतलब जितने भी इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल जाकी, ऐसे टेम्परेचर हो गया, वाटर पोटेंशियल हो गया, इवन शुगर, ब्लड शुगर लेवल, इन सारी चीज़ों को जो रेगुलेट करता है, इन सारी चीज़ों को जो कंट्रोल में रखता है, वो सारा चीज़ वो होता है आपका यही होम्योस्टेसिस। वो एक ऐसा प्रोसेस है जो इन सब पूरी बॉडी के जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने कंडीशंस हैं, उन सबको कंट्रोल में और बैलेंस में रखने का काम करता है। सही है। तो अब होम्योस्टेसिस में क्या होता है कि बिकॉज जाहिर हर चीज़ की और हर मतलब हर दुनिया का हर प्रोसेस ऐसा है जो कि चाहता है कि कोई भी चीज़ बैलेंस के अलावा ना हो। ये पूरी जो दुनिया है ये भी बैलेंस के हिसाब से ही बनी हुई है, मतलब हर चीज़ बैलेंस्ड है। राइट, ऐसा नहीं होता कभी कि अच्छा किसी दिन सूरज जो है ईस्ट से निकल रहा है, किसी दिन वेस्ट से निकल रहा है। हम एक प्रॉपर बैलेंस से आपकी दुनिया चल रही है। आपकी हर एक प्रोसेस जो है ना, इवन बॉडी का हो, आउट ऑफ बॉडी हो, कोई मतलब ऑफिस हो, हर चीज़ एक बैलेंस में, एक पर्टिकुलर कहते हैं कि एक रेगुलेशन पे चल रहे होते हैं कि हर कोई हर चीज़ बिल्कुल रेगुलर हो, सब मेंटेन्ड हो। अब वो काम जो एक इंसान की बॉडी के अंदर जो अगर ये प्रोसेस हो रहा है, उसको हम प्रोसेस को कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में क्या होता है कि टू मेंटेन द टेंडेंसी, इसकी डेफिनेशन यही डेफिनेशन है। ठीक है, ये आप लोग एग्जाम्पल में लिख लिएगा, एग्जाम में अगर आए तो डेफिनेशन यही है, द टेंडेंसी टू मेंटेन अ स्टेबल रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ये टेंडेंसी या ये ख्वाहिश कि बॉडी के अंदर जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या होता है, आपका वाटर होता है, टेम्परेचर होता है, कॉन्सेंट्रेशन होती है अलग अलग आयंस की, ग्लूकोज वगैरह की, ये सारी चीज़ों की, वो सारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट रखना और स्टेबल रखना, वो चीज़ होती है होम्योस्टेसिस। द बॉडी मेंटेन्स होम्योस्टेसिस फॉर मेनी फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे सबसे इसकी एग्जांपल मेनली होती है टेम्परेचर में, क्या बुखार हो गया, सबसे कॉमन यही है। बाकी तो आप लोगों को अभी आई थिंक इस लेवल पता भी नहीं चलता है, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह अभी एज ऐसी है और तबीयतें भी
आई एम श्योर कि कोई किसी को ऐसे कोई सीरियस डायबिटीज़ वगैरह नहीं होगी। सो अगर है तो भी मतलब बॉडी आपको मेंटेन रखती है। लेकिन टेम्परेचर जो है ना सबसे कॉमन आई थिंक होता है, बचपन से बुखार हो रहा होता है सबको। तो बुखार होने में क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक नॉर्मल लेवल से राइज कर जाता है। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है किसी को पता है? दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ लिख लेती हूँ 37 डिग्रीज सेल्सियस। और जब फीवर चेक करते हो फ़ारेनहाइट में होता है, इसलिए वो 98 एक्चुअली 98 फ़ारेनहाइट जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर। बाकी अगर वो 99 हो तो हम कहते हैं फीवरिश है। 100 से फीवर हो जाता है, 101 102 बहुत मतलब ज़्यादा फीवर हो जाता है और तब डॉक्टर के पास आप जाते हो या अलग अलग टेस्ट करवाते हैं कि अच्छा किस वजह से बुखार हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 37 से अबव चला गया, 38 39 हो गया, तो क्या होता है कि आपको फीवर हो जाता है, यानी 101 बुखार हो गया। अब अगर बुखार हो गया तो अब हमेशा परेशान हो जाते हो कि अच्छा ओके अब क्या करें हम, थोड़ा सा एक आध दिन थोड़ा बुखार रहता है, ठंडी पट्टियाँ भी करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो जो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होने वाली चीज़ हो रही होती है। आप भले जितनी भी मतलब ठंडी पट्टियाँ लगा लें अपनी बॉडी पर, कुछ भी कर लें, दवाइयाँ येस दे डू इम्पैक्ट, मगर एक्चुअली ये आपकी बॉडी खुद ही उसको जितने भी अंदर के ऑर्गन्स हैं, अंदर का जो टेम्परेचर है, वो सब चीज़ें होम्योस्टेसिस खुद ही उन्हें कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, अनलेस कि मैंने अब बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार ना हो जाए या कोई अलग रीज़न जैसे मलेरिया वगैरह सब चीज़ें अगर नहीं है, तो यूजुअली जो नॉर्मल फीवर होता है छोटा सा, वो एक आध दिन में ख़त्म हो जाता है और वो खुद ही से हो जाता है। उसमें दवाइयाँ लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज आपकी बॉडी कंट्रोल अपने आप को खुद ही से, उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो एक मेंटेन कर पाए एक स्टेबल इन्वायरमेंट। सही है। सो अब ये अगर टेम्परेचर का हो गया तो वो आपने मेंटेन कर लिया कि बहुत तेज ना हो, और अगर बहुत तेज हो गया तो वापस से 37 पर ले आए। अगर 37 से कभी कभार कम चला जाता है, ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुखार ही हो रहा होता है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा ही हो रहा है, कभी कभार टेम्परेचर कम भी हो जाता है अगर आपके मतलब और मेडिकल कंडीशन कोई हो जाए। तो उसमें भी यही होता है कि बॉडी फिर आपका वर्क करती है कि नहीं हमें वापस से नॉर्मल अपने लाना है, नॉर्मल पे लाना है, एंड देन यू गेट टू द नॉर्मल टेम्परेचर विच इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बॉडी टेम्परेचर है, जो या रूम टेम्परेचर जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरियस आयंस, अब कुछ बॉडी में आयंस होते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन का भी होता है कि वो आगे पीछे हो सकती है। पीएच स्टमक वगैरह में मैंने बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन ये भी पीएच के आगे पीछे होने से भी होम्योस्टेसिस में फर्क पड़ जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज से क्या मतलब है? ये वो चीज़ है जो कि डायबिटीज़ में जब कंट्रोल नहीं हो पा रही थी तो डायबिटीज़ हो जाती है। सही है। तो जो बेसिकली अगर आपकी ब्लड में आप खाना खाते हो, नॉर्मली होता क्या है कि आपने खाना खाया, फॉर एग्जांपल आपने फ्राइज खाए। फ्राइज क्या है? फ्राइज कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च है उनमें, क्योंकि वो आलू से बने हुए हैं। अब जब वो आलू आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा, बिल्कुल अलग मुन्ने मुन्ने स्मॉल पार्ट्स में आ गया, हर चीज़ डाइजेस्ट होने के बाद, तो वो जो डाइजेशन के बाद चीज़ बनती है दैट इज ग्लूकोज। अब ग्लूकोज अगर आपकी बॉडी में है थोड़ा टाइम तो सही है, बिल्कुल सही है, आपको एनर्जी भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, अच्छा फायदेमंद है। लेकिन अगर ये ग्लूकोज अलग से ऑर्गन्स में जाकर स्टोर नहीं हो पा रहा और वो ब्लड में रह रहा है, तो अगर सिर्फ वो ग्लूकोज ब्लड में ही रह जा रहा है, तो ये एक अलार्मिंग बात है, और ये इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। और उसका ये मतलब फिर वो कैसे पता चलती है कि आप जब ब्लड टेस्ट कराते हो तो ब्लड टेस्ट में शुगर लेवल हाई आ जाता है, और वो अगर शुगर लेवल कंसिस्टेंटली हाई हो तो डायबिटीज जाती है। लेकिन अगर थोड़ा टाइम बाद अगर हाई है तो होता क्या है, थोड़ा सा हाई हुआ ब्लड शुगर लेवल आपकी बॉडी में, अगर अभी मैं बात करी तो डायबिटीज नहीं है, जो नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा होता है कि हाई हुआ, अभी आप टेस्ट भी नहीं करवाते, कुछ मसला भी नहीं होता, लेकिन और थोड़ी देर बाद एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको हम कहते हैं उस हार्मोन को कि वो इंसुलिन हार्मोन है। सही है। इंसुलिन शायद आपने नाम सुना हो, डायबिटीज़ में ही अगर किसी के डायबिटीज़ वाले पेशेंट को देखा हो करीब से, तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन या इंसुलिन की दवाइयाँ ले रहे होते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन जो नॉर्मली आपकी बॉडी में होता है वो भी तब रिलीज होता है अगर ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाए, यानी ब्लड में शुगर बढ़ गई। अब मीठा खाया आपने, कप केक या चॉकलेट कोई खा ली, तो देर ब्लड में शुगर लेवल हाई हो गया। अब शुगर लेवल हाई होने से आपके जो पैनक्रिया वो है, हाँ लिवर है या पैनक्रियाज है, वो एक हार्मोन रिलीज करेंगे, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। और वो इंसुलिन क्या करेगा, वो पूरे ब्लड में फैल जाएगा, वो कहेगा कि नहीं अब हमें वापस से अपनी ग्लूकोज को कम करना है, और इस तरह से ग्लूकोज लेवल्स कम होंगे एंड आपकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये क्या था, ये होम्योस्टेसिस का प्रोसेस था कि शुगर लेवल हाई हुआ, इंसुलिन रिलीज हुई, होम्योस्टेसिस से वापस नॉर्मल आ गया। अगर कभी कभार होता है कि ब्लड शुगर बहुत डाउन हो जाए, ये भी डायबिटीज में कभी कभार होता है, शुगर लो हो गई, तो हम कहते हैं शुगर लो हो गई तो कुछ ग्लूकोज पी लें या कोई मीठी चीज़ खा पी लें या कोई फ्रूट्स खा लें, तो
अगर शुगर लेवल बहुत लो हो जाती है, और ये यूजुअली लोगों को फील होता है रमज़ान में, बिल्कुल रोज़ा खुलने से थोड़ा टाइम पहले, जब आधा 1 घंटा रहता होता है, थोड़ा कोई इधर उधर बैठा हुआ पड़ा होता है कि बस बिल्कुल तबीयत ऐसा लग रहा है, लेथार्जी हो रही है, बहुत कमज़ोरी हो चुकी है बॉडी में, चला फिरा नहीं जा रहा। क्यों होते हैं वो? क्योंकि आपकी शुगर लेवल कम हो जाता है ब्लड में से, और जब शुगर लेवल कम होता है तो आपकी बॉडी रिलीज करती है एक और हार्मोन जिसका नाम होता है ग्लूकागॉन। अभी आप फिक्र नहीं करेगा इन नामों पे, हम नहीं जा रहे, नाम बाद में हम पढ़ेंगे जब हम ये टेम्परेचर रेगुलेशन और शुगर लेवल पढ़ेंगे, तो हम उस टाइम पे ये बात कर लेंगे, लेकिन अभी आपको बस ऐसे ही समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ग्लूकागॉन रिलीज हुआ, एक नया हार्मोन रिलीज हुआ, वो हार्मोन रिलीज होने से आपकी बॉडी में शुगर लेवल थोड़ी जहाँ पे स्टोर थी ना, मतलब आपको पता है ना ग्लूकोज वगैरह जो खाना खाते हैं आप, थोड़े का सारा खाना पीना खाकर एनर्जी मिल गई, जो बचा वो सारा बॉडी से बाहर निकल आया, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें स्टोर भी रहती हैं, बिकॉज आप दिन में 3 दफा खाना खा रहे हैं, इतना सारा थोड़ी डाइजेस्ट होकर कंप्लीटली निकल आता, तो वो उस बॉडी के डिफरेंट एरियाज में स्टोर हो जाता है। कभी कभार आपकी स्किन के नीचे भी स्टोर होता है, या कभी ऑर्गन्स के ऊपर वाली लाइनिंग के ऊपर भी स्टोर हो जाता है, तो ये वहां से ग्लूकोज को रिलीज करेगा ये हार्मोन, और कहेगा नहीं ब्लड में जाकर फैल जाओ ताकि शुगर लेवल नॉर्मल हो, और ये नॉर्मल हो जाता है, और ये होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है। फिर कभी कभार तो बिल्कुल एक ऐसी कंडीशन है, जैसे अगर मैं रमजान की एग्जांपल दे रही हूँ कि रोज़ों में आप आखिर में कुछ भी बॉडी को इतना स्टोर तो निकलता है ग्लूकागॉन का, और आप नॉर्मल हो जाती है ब्लड शुगर लेवल, लेकिन आप कुछ खा भी लेते हो, इफ्तार हुआ, खा लिया, खाना पीना कुछ कर लिया, तो वापस से शुगर लेवल हाई हो गई, और आपको फील होता है कि एकदम से एनर्जी आ गई। जैसे अगर रूह अफ़ज़ा पिया, तो रूह अफ़ज़ा पीने से लोग कहते हैं ना कि इसके बगैर तो हमारा इफ्तार ही नहीं होता, बिकॉज एनर्जी मिल जाती है। तो वो एनर्जी क्यों मिलती है? बिकॉज आप अगर खोलते ही फॉरन एक शुगर ड्रिंक पी रहे हैं, बिकॉज रूह अफ़ज़ा इन इटसेल्फ इज अ शुगर सिरप ना, वो एक मीठी चीज़ है, तो अगर आप एक मीठी चीज़ एकदम से बहुत सारी पी लेंगे, तो जो ब्लड में शुगर लेवल कम हुआ था वो वापस से नॉर्मल पे आ जाएगा, एंड इस तरह से आपके ब्लड शुगर की मतलब ये होम्योस्टेसिस ही हो रही होती है जो कि आप बाहर से कर रहे हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो बेसिकली ये होता किस वजह से है कि कोई किसी भी फैक्टर के, बॉडी के किसी भी फैक्टर में, इंटरनल एनवायरनमेंट के किसी भी फैक्टर में डेविएशन अगर है, डेविएशन किसको कहते हैं कि नॉर्मल चीज ये थी, मतलब नॉर्मल आपका फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज अ नॉर्मल पॉइंट, और अगर कोई चीज इससे ऊपर चली गई, यहाँ पर आ गई या नीचे आ गई, तो ये हम कहेंगे कि ये डेविएशन हो गई, कि या तो बहुत कम हो गई चीज या बहुत ज्यादा हो गई। ऐसे अगर मतलब ऐसे ही ऐसे बना रहे हो और ये यूं करके मैं कहूँ ये ग्राफ ऐसा है और ये ऐसा वाला, तो हम चाहते हैं कि इतना नीचे जाए ज्यादा ना ऊपर जाए, वो नॉर्मल मीडियम पे रहे, स्टेबल रहे। ठीक है, ज्यादा फ्लक्चुएशंस अच्छी नहीं होती। ऑलराइट, सो यही इसका मेन बात है। Homeostasis is maintained at many levels, not just the level of the whole body as it is for temperature. For instance, the stomach maintains a pH that is different from that of surrounding organs. ये बात आपने कल की थी ना कि स्टमक में एक पेप्सिन ऑर्गन, ये यहाँ पे ऑर्गन से बात की थी कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिलीज होगा अगर आपकी बॉडी में, तो क्या लगता है क्या होगा? बिकॉज जाहिर है अगर स्टमक में एसिड है तो एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया, आप जो खाना मुंह में खा रहे हो या जाकर सलाइवा है, वहां पर एसिडिक मीडियम नहीं है, वहां पर नॉर्मल पीएच है जो बिल्कुल pH 7 होती है, लेकिन स्टमक में pH 2 या pH 3 होगी जो कि बहुत एसिडिक है, तो वहां पर उनका होम्योस्टेसिस वो नॉर्मल है कि मतलब वहां का नॉर्मल एसिडिक पीएच है। अगर वहां स्टमक में एल्कलाइन पीएच हो जाए, नॉर्मल न्यूट्रल पीएच है वो आ जाए, तो वो उनके लिए डेविएशन होगी, यानी वो नॉर्मल से हटकर बात होगी। सही है, तो इसलिए हर किसी का नॉर्मल अलग होता है और हर फैक्टर के बारे में भी नॉर्मल अलग होता है। सो दिस इज अबाउट इट। For instance, the stomach maintain high होगी, and each individual cell maintain an ion concentration different from those of the surrounding tissue fluid. Maintaining homeostasis at each level is key to maintaining the body's overall function. यानी हर लेवल पर और हर जगह पर होम्योस्टेसिस मेंटेन करना ही एक की है, या मतलब एक बिल्कुल मेन इंपॉर्टेंट चीज है ताकि बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग सही चलती रहे। ठीक है, सो हाउ इज होम्योस्टेसिस मेंटेन? अब कैसे मेंटेन होता है, आपको क्या लगता है कैसे होता है? तो मैंने जैसे बात बताई अभी यही कि टेम्परेचर वगैरह के बारे में, शुगर लेवल के बारे में, तो वैसे होता है। अब हम इसमें इस चीज को, हम इस पूरे प्रोसेस के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको कहते हैं फीडबैक लूप। ये यहाँ पर लिखा हुआ है फीडबैक लूप्स। अब फीडबैक लूप क्या होता है? जैसे कि आपने बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया 37 से बढ़ा, आपको फीवर हुआ 101 हो गया, 101 के ऊपर आपकी हर बॉडी ऑर्गन ने फील करना शुरू किया कि अच्छा नहीं टेम्परेचर हाई है, हमें टेम्परेचर को वापस नॉर्मल लाना है, टेम्परेचर को नॉर्मल लाना है। अब वो क्या करेगा, वो सारे ऑर्गन्स को, इवन ब्रेन को, हार्ट को, ब्लैडर, किडनीज वगैरह, हर ऑर्गन को इस बात का फंक्शन हो जाएगा सिग्नल कि भाई
अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके वापस से टेम्परेचर को नॉर्मल लाना है। तो अब किडनीज भी वर्क कर रहे हैं, आपका लिवर भी वर्क कर रहा है, हर ऑर्गन वर्क कर रहा है एंड वो चीज़ वापस से आ जाएगी नॉर्मल पर। सही है। और वो जिस भी तरह से उनका पूरा प्रोसेस हुआ वो जैसे हुआ, एंड देन इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कि फीडबैक लूप। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम किसी रेस्टोरेंट गए, वो रेस्टोरेंट भी आप लोग गए होंगे तो आपको आखिर में एक फीडबैक फॉर्म मिलता है ना, या फीडबैक का एक कार्ड होता है कि कैसा सब कुछ अच्छा था, आपको सर्विस कैसी लगी, खाना कैसा लगा। तो आप खाना देते हो, जब आप अपना उसका फीडबैक देते हो, कभी कभार ऐसा होता है कि खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था या खाना अच्छा था सर्विस अच्छी नहीं थी, तो आप उसमें लिख देते हो कि अच्छा ये चीज़ अच्छी नहीं थी, इसको मेंटेन आप सही करिएगा, एंड नेक्स्ट टाइम यू गो तो वाकई आपको लगता है कि सर्विस यहाँ की बेहतर हो गई है। तो ये चीज़ हम क्या कहते हैं कि हमारी फीडबैक से फायदा हुआ। तो फीडबैक लूप ये होते हैं कि कोई एक सिग्नल आया, एक आपको फीडबैक आई, बात पता चला कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हो रही है, फिर वहाँ से फीडबैक जाती है जहाँ अपने जो मेन अथॉरिटी वाली जगह है वहाँ तक जाएगी, और वहाँ पे वो अपना फंक्शन चेंज करेंगे और कहेंगे अच्छा हम इसको अब अपना मेरा एक्शन चेंज होगा ना, जाहिर अगर वो लोग अपना सर्विस खराब थी रेस्टोरेंट की तो वो सर्विस को बेहतर करेंगे, वो खराब वेटर्स को हटा देंगे, शायद जो भी करना होगा वो करेंगे, एंड फिर सब चीज़ें अच्छे से चलना शुरू हो जाएंगी। तो बॉडी में भी आपके साथ यही होता है कि पहले सिग्नल आता है, एक स्टिमुलस है, जगह आपको पता चला कि अच्छा ये चीज़ अब अलग हो गई, डेविएशन हो गई। डेविएशन के लिए आप फीडबैक जाएगी कि अच्छा इसको वापस नॉर्मल पर लाना है, और नॉर्मल पर लाने के लिए बाकी सब काम करेंगे और वापस से नॉर्मल पर आ जाएगा। तो ये लूप की तरह से पूरा फीडबैक लूप चल रहा होता है। ठीक है, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चंस? आप यहाँ पर हम देख लेते हैं, like those of your body are constantly being pushed away from their balance points. For instance, when you exercise में क्या होता है कि आपके जो मसल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ठीक है, और आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसा कभी भी ना हुआ है आप एक्सरसाइज किए हो, जिम गए हो, तो आपको लगा कि आप वहाँ से निकलते हो, जब एक्सरसाइज खत्म की हो, जैसे लग रहा है कि भाई बुखार हो रहा है, लेकिन असल में बुखार नहीं होता, आपका टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ होता है। तो यू फील लाइक भाई हम बहुत स्वेटिंग कर रहे हैं, बहुत गर्म फील कर रहा है बॉडी, तो क्या करें, फिर आप जाकर तो शावर लेते हो, आप ठंडा पानी पी लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, एंड देन टेम्परेचर आपका वापस से सही हो जाता है। Alright. Similarly, when you drink a glass of fruit juice, your blood glucose goes up. Homeostasis is the ability of your body to detect and oppose these changes and work to maintain balance points. यानी कि जो आपकी होम्योस्टेसिस है उसमें यही होता है कि वो बॉडी आपको डिटेक्ट करती है ये सारे चेंजेस, और उनको फिर बताती है कि वापस से हमें बैलेंस पर लेकर आना है चीज़ों को। अब टेम्परेचर रेगुलेशन आ जाता है। अब टेम्परेचर रेगुलेशन जैसे मैं नॉर्मली बात करूँ, तो अगर हम बहुत गर्मी लग रही होती है, आप अपने आप पे रख कर देखें, या ये गर्मी बहुत होगी, या शायद आप स्पोर्ट्स अभी खेल के आए हैं स्कूल में पीई क्लास के बाद जो होता है फिजिकल स्पोर्ट्स क्लास की, उसमें आपने बहुत पूरा 1 घंटा जो है ना बहुत फुटबॉल खेल लिया, कोई भी गेम खेला, एंड उस आप बहुत ज्यादा गर्म फील कर रहे हैं, बॉडी बहुत गर्म हो रही है, गर्मी लग रही है। जब गर्मी लग रही है तो क्या करते हैं, बेहतर ये है कि पंखे के नीचे फौरन ना खड़े हुआ करें, लेकिन फिर क्या नो स्टूडेंट्स कर लेते हैं, ठीक है, मतलब तक सही है, ठीक है, लेकिन तो फौरन से क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या आता है, जैसे ही गर्मी बहुत लगी, यू स्टार्ट कि आपकी बॉडी यू हैव टू सी कि आपकी या तो स्किन स्पेशली जो चीक्स वगैरह वाले एरिया होते हैं वहां के, या इवन नेक वगैरह थोड़ी रेड सी होने शुरू आती है, यू नो, कि अगर कोई आप देखें अपने स्किन को, जैसे बहुत ब्लश या फ्लश लुक आ रहा है कि स्किन जो है वहां पे बहुत रेड से वो आ रहा है, उस रेड का क्या मतलब होता है कि आपकी स्किन के करीब ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, इट मींस कि हर जगह ब्लड जो है तेजी से घूम रहा है, ताकि जो है इसके अंदर जो हीट है वो निकल सके बॉडी के अंदर से और नॉर्मल टेम्परेचर पे वापस आ सके, यू नो। कभी इन्हें सर्दी बहुत लग रही होती है, आप बहुत एकदम से अपनी जगह पर खड़े होकर चलना शुरू करते हैं या फिर जॉगिंग करते हो, तो उससे थोड़ी गर्मी अपना बॉडी में टेम्परेचर भी होगा, क्यों, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। और सेकंड चीज आप देखोगे अगर गर्मी में बहुत ज्यादा होती है, वो होता है कि स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। तो स्वेटिंग से क्या होता है कि आपको बहुत डिटेल में जा रही हूँ, अगर स्किन में ना थोड़े मुन्ने पोर्स होते हैं, शायद देखिए आपने स्किन में अगर स्किन केयर करते हैं करती हैं, देन फोकस कीजिए आप हमारे पोर्स नजर आ रहे हैं स्किन में, पोर्स मिनिमाइज करें व्हाटएवर। तो पोर्स जो है ना स्किन में होते हैं, उनमें क्या काम होता है कि उससे सीबम प्रोड्यूस होता है, एंड वो सीबम के थ्रू उनके अंदर से उसकी मतलब यूजुअली ऑयल सीबम तो ऑयल वाली प्रोडक्शन होती है, लेकिन उसी से वहीं से आपकी स्वेट भी निकल रही होती है जो वो पोर्स होते हैं। तो जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ये कभी आप नेक्स्ट टाइम नोटिस करेगा, अभी आज तो खैर शायद थोड़ी सर्दी की तरफ मौसम जा रहा है, बट
गर्मी फिर भी होती है। तो कभी बहुत गर्मी में से आए तो उन्होंने से कि आपको लगेगा जैसे जहाँ पे ज्यादा पोर्स है बॉडी में वहाँ ज्यादा स्वेटिंग भी हो रही होती है, और वो ज्यादा स्वेटिंग होने के बाद जो स्वेटिंग अच्छी खासी हो जाती है, आपको फील होगा जब आपकी बॉडी कूल डाउन कर रही है, वापस से नॉर्मल पे आ रही है, और नॉर्मल जो टेम्परेचर आ रहा है, जो कूलिंग हो रही है, इसीलिए होती है अंदर से जब सारा स्वेट निकल जाता है तो उसके बाद आफ्टर स्वेटिंग रिजल्ट बचता है वो कूल एनवायरनमेंट। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। ठीक है, यहाँ तक आई होप से क्लियर होगा, मैं बुक से पढ़ के बता। अभी हम इसके बारे में और भी एग्जांपल्स वगैरह मैं डिस्कस करूंगी तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी इतना याद रखिए कि हर जगह का अलग नॉर्मल होता है, और सब होम्योस्टेसिस कोशिश ये करता है कि हर चीज को अपने उसके नॉर्मल पर ही रखे। तो अगर स्टमक का पीएच इज लो तो वहां का पीएच लो रहेगा। आपकी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो एक नॉर्मल रेंज होना चाहिए, यानी ना ज्यादा हाई हो ना ज्यादा कम हो, तो जिस लेवल पर है वहीं पर रहेगा, और उसको मेंटेन करना इज मेंटेन लाइक वो चीज ये मेंटेन करता है कि ज्यादा हाई भी ना हो ज्यादा कम भी ना हो। और टेम्परेचर थर्ड फैक्टर है, टेम्परेचर के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ से, तो मैंने डिस्कशन तो की थी, अब हम फार्मेसी पढ़ते हैं। If you get either too hot or too cold, sensors in the periphery and the brain tell the temperature regulation center of your brain in a region called the hypothalamus. ठीक है, अब ब्रेन में ना आपके पास एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नाम याद रखना है, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक एरिया है जहां पर जो टेम्परेचर जो मतलब आपके टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है, बहुत गर्मी जब होगी तो बहुत गर्मी में हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा कि ओके अभी कुछ सिग्नल्स में ना मसला आ रहा है, रूम टेम्परेचर चेंज हो गया है, अब हमें अपना होम्योस्टेसिस वापस मेंटेन करना है। तो ये हाइपोथैलेमस ये काम कर रहा होता है कि ये आपको ब्रेन को बता रहा होता है टेम्परेचर रेगुलेशन के बारे में कि जब अब बहुत सर्दी हो गई तो वापस मेंटेन कर लो, अब बहुत गर्मी हो गई तो वापस मेंटेन कर लो। तो ये काम हाइपोथैलेमस कर रहा होता है। The temperature has stayed from the set point. ये बता रहा होता है हाइपोथैलेमस कि टेम्परेचर है वो अपनी जगह से लेकर अपने नॉर्मल पॉइंट से हट चुका है। For instance, if you have been exercising hard, your body temperature can rise above its set point. यानी कि body temperature बढ़ गया exercise करने के बाद, workout करने के बाद बढ़ गया temperature, and you need to activate mechanisms that cool you down. अब मैकेनिज्म आप क्या एक्टिवेट करेंगे जो आपको ठंड कर सकें। अब वो क्या होगा, ब्लड फ्लो टू योर स्किन इंक्रीजेस टू स्पीड अप हीट लॉस टू योर सराउंडिंग्स एंड यू माइट स्टार्ट स्वेटिंग। द एक्सपिरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम योर स्किन कैन हेल्प यू कूल ऑफ। हेवी ब्रीदिंग कैन आल्सो इंक्रीज हीट लॉस। सही है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आपकी हीट लॉस बढ़ता है और टेम्परेचर रेगुलेशन होती है। अब मैंने एक बात की ब्लड फ्लो वाला समझाया कि ब्लड फ्लो कैसे होगा, बिकॉज अगर गर्मी बहुत ज्यादा है और बिकॉज ब्लड आपका starts to warm up, तो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जो है फ्लश करेगा, बिकॉज वो ब्लड ज्यादा फ्लो करेगा, बॉडी में ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, तो आपका हर जैसे स्किन जो स्पेशली जो स्किन आपकी फेस वाली स्किन होती है वो थोड़ी सेंसिटिव होती है, वो ज्यादा थोड़ी ट्रांसलूसेंट होती है, तो वहां पर आपको फेस नजर आना शुरू होता है कि थोड़ी रेड रेड हो गई है स्किन, या ये नेक के अराउंड में कुछ लोगों को लगता है कि बहुत रेड आ गया है, वो इसलिए होता है कि वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ गया होता है। और स्पेशली कुछ लोगों की ना बहुत आपको लगता है कि पतली स्किन है, व्हिच इज ये है उनकी वेन्स वगैरह बहुत ज्यादा नजर आ रही है। जब ऐसा कोई केस होता है तो उसमें स्पेशली ब्लड जो है ना ज्यादा फ्लो करता है, तो आपको नजर बहुत आ रहा है, इवन हाथ वगैरह हर जगह रेड हो जाती है, और वो रेड होने का यही मतलब होता है कि अंदर से ब्लड फ्लो बढ़ गया है ताकि हीट लॉस हो सके, बिकॉज ब्लड ज्यादा फ्लो करेगा तो हीट जो है सराउंडिंग्स में निकलेगी और वो अंदर इतनी कंटेंट नहीं रहेगा, जब सराउंडिंग में निकल जाएगी तो आपके अंदर से कूल डाउन हो जाएगा। और स्वेटिंग में यही होता है, ये स्वेटिंग में स्वेट इवैपोरेट हो जाती है स्किन से और आप ठंडा अंदर से फील करते हैं। हाउ डज दिस वर्क? फर्स्ट, हाई टेम्परेचर डिटेक्टेड बाय सेंसर्स, यानी सेंसर्स हैं वो देखेंगे अच्छा टेम्परेचर हाई हो गया है। प्राइमरी नर्व सेल्स विद एंडिंग्स इन योर स्किन एंड ब्रेन, सबसे पहले कौन देखता है टेम्परेचर का, जो आपके नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स यानी
ब्रेन के जो नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं वो जो स्किन में होते हैं, ब्रेन में होते हैं, वो ज्यादा देखते हैं टेम्परेचर रेगुलेटरी कंट्रोल सेंटर वहाँ पे. The control center will process the information and activate effectors such as the sweat glands, whose job is to oppose the stimulus by bringing body temperature down. अच्छा, ये कुछ टर्म्स हैं जो आई एम श्योर आप लोगों के लिए नहीं होंगी, तो मैं ये करके समझाती हूँ. बेसिकली होता क्या है, inform and activate effectors. एक टर्म है effectors, the sweat glands, whose job is to stimulus. पहली चीज आती है stimulus और वो effector sensors और control center. And this is sensors. ठीक है. सो सबसे पहले क्या चीज होती है, स्टिमुलस. स्टिमुलस आता है विच इज की टेम्परेचर बढ़ गया है, ये बात आइडेंटिफाई करेगा, आप या तो ब्रेन करेगा या स्किन करेगी. और वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि हर जगह ये हाइपोथैलेमस बताएगा ब्रेन में कि अच्छा बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री से हाई हो गया है. और ऐसा नहीं है कि फौरन से मतलब कम हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा हाई हो गया है. और मतलब कई बार हाँ टेम्परेचर बढ़ता कम होता रहता है, लेकिन वो इतना मसला नहीं होता. लेकिन अगर ज्यादा बढ़ गया है या और कल तो देर तक बढ़ गया है, तो ये एज स्टिमुलस एक्ट करेगा कि ओके अब ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ चुका है, हमें वापस इसको कम करना है. सेंसर्स जो हैं फिर एक्टिवेट हो जाएंगे. सेंसर्स क्या हैं, आपने कभी वो जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में होता है, होटल्स में देखा है कि जो सिंक में टैप्स होते हैं उनमें कोई लाइक वो नहीं होता कि नल नहीं होता कि पानी निकले. आप जाकर से अपना हाथ उसके नीचे रखते हैं टैप के और वो पानी आना शुरू हो जाता है. राइट, जैसे वो होते हैं हेयर हैंड ड्रायर्स वॉशरूम्स में लगे होते हैं, उनमें भी सिर्फ अपना हाथ नीचे रखते हैं और वो हवा आना शुरू हो जाती है. और वो क्यों होता है, क्योंकि उनमें एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर एक सेंसर लगा होता है कि ये सेंसर है. अब ये जब ये स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस क्या होता है आपका हाथ, कि ये हाथ इस डिस्टेंस पर आएगा तो आपने वहां से पानी निकालना है, हवा गर्म हवा जो है वो स्टार्ट करनी है. तो वो सेंसर्स होते हैं कि ये चीज उन्होंने सेंस की कि एनवायरनमेंट में ये चेंज आया कि हमारे आसपास इतनी डिस्टेंस में एक हाथ आया है यूं करके, और वो अब जैसे वो हाथ आएगा पानी से निकल पड़ेगा. तो ये सेंसर हुआ. सेंसर क्या होता है, वो स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है और स्टिमुलस डिटेक्ट करने के बाद उसके ऊपर एक्शन लेता है. तो यहाँ पर आपकी बॉडी में क्या सीन है कि सेंसर्स जो हैं वो होते हैं नर्व सेल्स. नर्व सेल्स बॉडी में लाइक हाइपोथैलेमस में भी होंगे, आपकी स्किन में भी होंगे. स्किन में हर जगह गर्म होना शुरू हो जाता है. जब हमें लगता है कि बुखार तो नहीं हो रहा, लेकिन हमारी बॉडी गर्म हो रही है. और जैसे पता चलता है आपने हाथ से या अपना फोरहेड या नेक वगैरह टच करके देखते हैं नहीं भाई गर्म लग रहा है, बॉडी गर्म हो रही है. और नहीं आप ये बोलना शुरू जाते हैं कि लग रहा है बुखार होने वाला है, बिकॉज हमें बॉडी गर्म होना शुरू हो चुकी है. सो ये चीज आप खुद से, उसको नर्व सेल्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर बढ़ गया. और अगर नर्व सेल्स ना हो वहाँ पर तो आप भले जितनी भी गर्म चीज को हाथ लगा लें आपको गर्म फील नहीं होगा. तो इसलिए सेंसर्स होना जरूरी है. सेंसर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, वो सेंस करते हैं. अच्छा ये सेंसर्स मैंने पहले सेंस से निकला है ना वर्ड. सेंसर्स हमारे पास कितने होते हैं, 6 सेंसर्स होते हैं. साइट, स्मेल, टच, हियरिंग एंड टेस्ट. ये 5 सेंसर्स में यहाँ 6 सेंस अलग होता है. दीज आर 5 सेंसर्स जो कि तो इन 5 सेंसर्स के अराउंड अगर कोई चीज डिटेक्ट की जाती है तो वो सेंसर्स करते हैं. सही है, बात समझ आ रही है. प्राइमरी नर्व सेल्स सेंडिंग सिग्नल स्किन एंड ब्रेन. फिर क्या होता है, और ये जो है सेंसर्स ये इस इंफॉर्मेशन को लेके चले जाते हैं कहाँ पे, कंट्रोल सेंटर में. कंट्रोल सेंटर क्या करता है, यही इंफॉर्मेशन के अच्छा टेम्परेचर बढ़ चुका है इस चीज को वो करता है, प्रोसेस करेगा. कंट्रोल सेंटर है, मैंने कंट्रोल सेंटर कहीं भी होगा, कोई मेन प्रिंसिपल का ऑफिस या कोई चीज, वो उससे बात सुनी, इंफॉर्मेशन आई उसके पास, अच्छा ये चीज मसला हो गया है हमारे पास, यहाँ पे अब कोई परेशान की बात आ गई है, अब वो इफेक्टर्स को एक्टिवेट करेगा. तो कंट्रोल सेंटर ने क्या किया, और कंट्रोल सेंटर हमारी बॉडी के केस में कौन है, हाइपोथैलेमस है. हाइपोथैलेमस ने बात इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, अच्छा टेम्परेचर बढ़ चुका है 37 डिग्री से 38 से 39 डिग्री हो चुका है, अब अपना एक्शन लेना है. और वो एक्शन कैसे लेते हैं, वो इफेक्टर्स होते हैं. इफेक्ट कहते हैं इंग्लिश में जो से वर्ड इफेक्ट है. इफेक्ट मींस कोई असर आना, कोई चेंज आना. सही है, एनीथिंग व्हिच इज अब किसी वजह से कोई चीज आना, एक्शन, यू नो कहते हैं कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का लॉ है. मगर एक्शन और रिएक्शन जब आता है तो वो रिएक्शन इज इफेक्टेड, ये वाला इफेक्ट.
सही है। तो इफेक्ट होता है कि आपने कोई चीज की, यानी कोई स्टिमुलस आया, तो हर स्टिमुलस का कोई इफेक्ट होगा, हर एक्शन का कोई रिएक्शन होगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो टेम्परेचर को कम करने के लिए उसको रिएक्शन में कोई चीज बॉडी और करेगी। अब जो इफेक्टेड है वो क्या होंगे, वो स्वेट ग्लैंड्स हो सकते हैं, वहाँ के ये ब्लड फ्लो वाली चीज हो सकती है। तो अगर हम स्वेट ग्लैंड्स की एग्जांपल से लें, तो स्वेट ग्लैंड्स हैं इफेक्टेड, और इनका क्या काम है कि इनको स्टिमुलस को कम करना है, मतलब यानी कि अब बस इसको टेम्परेचर को वापस लो करना है। तो ये स्वेट ग्लैंड से कहीं को शुरू कर देने का काम करना है कि स्वेट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो, और ज्यादा स्वेट प्रोड्यूस होने से आपकी बॉडी खुद से कूल डाउन करेगी, ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर जो है वापस से नॉर्मल आ जाएगा। ऑलराइट, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? एकदम हम दोबारा से इसको जल्दी से रिव्यू करते हैं। स्टिमुलस पहला आया, स्टिमुलस क्या था कि बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री से हाई हो गया है। फिर सेंस की गई, बात किसने सेंस की? नर्व सेल्स ने सेंस की, जो कि स्किन में हो सकते हैं, आपके ब्रेन में हो सकते हैं नर्व सेल्स, उन्होंने बात सेंस की और सेंसर्स थे। फिर सेंसर्स ने ये बात आगे पहुंचाई कंट्रोल सेंटर में, और कंट्रोल सेंटर ने इस बात इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया और फिर आगे रेगुलेट कर दिया, और रेगुलेट करने के बाद बात पहुंची इफेक्टर तक, और इफेक्टर ने स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू जो है स्वेट प्रोड्यूस करके बॉडी को कूल डाउन कर दिया। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो कि ये होम्योस्टेसिस करवा रहे होते हैं। तो पहला है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इस तरह से आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है जिसमें ये हार्ट होते हैं, ब्लड फ्लो का सारा काम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कर रहा होता है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस बाकी सेल्स में, और जो वेस्ट मटेरियल्स है सबको सेल के दूर ले जाना, ये काम बेसिकली है उसका, ये आके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। अब इसमें कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? इनमें इन्वॉल्व है आपका हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। और ये सारे ऑर्गन्स टिश्यूज एंड स्ट्रक्चर्स बोले जाना। और रोल क्या होगा कि इट हेल्प्स स्टेबलाइज लेवल्स ऑफ गैसेस एंड वेस्ट, बॉडी टेम्परेचर एंड pH वगैरह सारी जो चीजें हैं सबको कंट्रोल करने में ये काम करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम वो है जो कि जो फ्लूइड्स वगैरह होते हैं ना बॉडी के, इन जब डिजीज वगैरह सबसे लड़ने में काम आता है, तो ये वाली चीजें ये आपका सी कर रहा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में आती है लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, और ये मेंटेन टिश्यू फ्लूइड होमोस्टेसिस। टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? जो कि ब्लड में एक तरह का टिश्यू फ्लूइड, मतलब जो ऑर्गन्स के पास टिश्यू फ्लूइड होता है और एक प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा अलग है, टिश्यू फ्लूइड अलग है। इस बारे में आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद कर लेना। ये सब चीजें एग्जाम्स में इस तरह नहीं आएंगी, या आप लोगों को समझाने के लिए क्वेश्चन से है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? खाने को प्रोसेस करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, और बस एनर्जी प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन वगैरह सारा। और इसमें इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्स हैं माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, एसोफेगस, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, एक्सोक्राइन, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें हैं। अभी इस बारे में ज्यादा इसलिए टेंशन मत लेना, बिकॉज़ ये जो पूरा है टॉपिक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, ये सारी चीजें डिटेल में ग्रेड 10 में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी हम इस सारे सिस्टम्स में नहीं जा रहे, ये ज्यादा सारे सिस्टम्स जो हैं 5 मेन सिस्टम, ये सब आप लोग ग्रेड 10 में करेंगे। तो अभी पढ़ने की या अभी इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी आप लोग सिलेबस का पार्ट डायरेक्टली नहीं है। तो और ये क्या करता है सिस्टम की, ये न्यूट्रिएंट्स का लेवल ब्लड में मेंटेन करता है। न्यूट्रिएंट्स कैसे मेंटेन होते हैं ब्लड में कि आप जितना चीजें खाई, डाइजेशन हुई, वो सारी उसकी थ्रू आने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं, या फिर खाना फॉर एग्जांपल आपने फ्राइज खाए, तो फ्राइज हैं उनके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स हैं, बिकॉज़ कार्बोहाइड्रेट्स है, पोटैटो था, पोटैटो जो आने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में मेंटेन सही तरह से हो रहे हैं नहीं, और क्या होता है न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या हुआ? ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज वाला काम है वो भी यही करता है थोड़ा बहुत। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन होता है जो कि आपका जिसमें सारे हार्मोन्स मेनली देखे जाते हैं। तो जिस सिस्टम से हार्मोन सारे कंट्रोल उसमें होते हैं, यानी कि रेगुलेट हो रहे होते हैं, वो सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी via hormones and directs long-term change in their organ systems to maintain homeostasis. तो इसमें एंडोक्राइन में कौन से हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरीज। तो बहुत सारे इस तरह के ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स हैं ना, यूजुअली सारे ग्लैंड्स हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इवन पैंक्रियास भी आपके इवन लिवर भी ये ग्लैंड्स हैं। तो इनमें से जो प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड हार्मोन।
तो ये क्या करते हैं, मेंटेन्स बैलेंस, हाँ, मेंटेन्स बैलेंस ऑफ मेनी ब्लड कंपोनेंट्स लाइक ग्लूकोज, वाटर, कैल्शियम। अच्छा, जो लिवर है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, रेगुलेट, दैट इज इंसुलिन। और इंसुलिन यूज होती है उसमें, वही डायबिटीज वगैरह में, डायबिटीज आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो कंपोनेंट्स है, ग्लूकोज मेंटेन कैसे हो रहा है, ये सारा काम एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर आता है। फिर है इंटेग्युमेंट्री सिस्टम, तो ये इंजरीज वगैरह, जो आपकी फ्लूइड लॉस हो गया या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह का अगेंस्ट डिफेंस करना है, ये काम डील कर रहा होता है इंटेग्युमेंट्री सिस्टम। उसमें स्किन आ गई, हेयर, नेल्स वगैरह, और ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व है, डिफेंस में भी इन्वॉल्व है, ये सब चीजें। तो दिस इज अबाउट इट। फिर लास्ट नहीं और दिया, फिर है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम मूवमेंट वगैरह की प्रोवाइड करता है, कि मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स आते हैं, कार्डियक, स्मूथ मसल्स, और ये भी टेम्परेचर रेगुलेशन करते हैं, हीट प्रोडक्शन। ये जो हीट प्रोडक्शन वाली चीज है, ये मस्कुलर सिस्टम के अंदर आती है, ठीक है। ये पूरा जो टेबल है, इसको आपको इतना जानने की जरूरत है इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई भी एग्जाम्पल आ जाए तो आपको उसको कैसे कनेक्ट करना है वो आप पता होना चाहिए। और ये जैसे ये है कि एमसीक्यूज में आ सकता है, अगर ये चीज है तो उसमें कैसे फंक्शन करेगा, तो उसमें आएगा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। टेबल पूरा एग्जैक्ट बहुत रटा लगाने की कोई जरूरत नहीं है इस बारे में, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है, कलेक्ट करता है, ट्रांसफर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट शॉर्ट टर्म चेंज इन आफ्टर इन अदर ऑर्गन सिस्टम्स, यानी बाकी ऑर्गन सिस्टम्स में जो इंफॉर्मेशन वगैरह जानी है, बिकॉज़ नर्वस सिस्टम इज लाइक आपका जो पूरा कंट्रोल करने वाला ना, कि सारा जो चीजें जा रही है वो सारी इधर उधर इंफॉर्मेशन हर जगह जा रही होगी सारी। अभी जैसे हमने हाइपोथैलेमस का पढ़ा, तो हाइपोथैलेमस वाली चीज नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं, उसका पार्ट टेम्परेचर रेगुलेशन इसका पार्ट नहीं था, लेकिन नर्वस सिस्टम के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, बिकॉज ये मेन सिस्टम है आपका। जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, सेंसरी ऑर्गन्स वगैरह सब आते हैं। मेंटेन्स होमियोस्टेसिस बाय रैपिडली कंट्रोलिंग बॉडी फंक्शंस, ये रैपिड कंट्रोल करता है। अच्छा, एक मेजर डिफरेंस जो उसमें है, एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हार्मोन्स थे, और इसमें जो नर्वस सिस्टम है, इसमें ये डिफरेंस है मेन, कि एंडोक्राइन सिस्टम बहुत टाइम लगाता है, मतलब दैट इज वेरी स्लो इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स, के जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो बॉडी में ओवर टाइम, लाइक काफी टाइम के बाद आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो फॉरन से चेंज आया एंड यू आर नाउ डन विद इट। तो लेकिन नर्वस सिस्टम जो है फौरी चेंजेस के लिए होता है। जैसे टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा, फौरन कंट्रोल किया, या इवन अगर कोई गरम कोई चीज मुंह में रख ली, जुबान जल गई, फौरन उसको देखना है। ये सारी चीजें नर्वस सिस्टम बहुत रैपिड कंट्रोल करता है। रैपिड इज द कीवर्ड हियर। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सारे की एरियाज में गैसेस वगैरह प्रोवाइड करने का काम करता है, कि गैसेस एक्सचेंज हो पाए सही से, और ये बैलेंस मेंटेन करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। स्केलेटल मसल्स भी हैं जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, आपको टिश्यूज, मूवमेंट वगैरह, बेसिकली मूवमेंट और जॉइंट्स वगैरह का काम कर होते हैं। तो इसमें भी इनका काम होमियोस्टेसिस में क्या है, कि रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स इन द ब्लड, यानी कि जो मिनरल्स हैं उन सबको बॉडी में से, आप पता है ना कैल्शियम जो है वो बोन्स के लिए बहुत जरूरी है, स्केलेटन, तो ये सब चीजें उसमें आती हैं। फिर यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम तो मेनली है ही पूरा होमियोस्टेसिस पर, कि आपकी बॉडी में वाटर का लेवल ज्यादा हुआ, सॉल्ट्स बढ़ गए बहुत ज्यादा, तो उन सबको कम करना और बॉडी से निकालने वाला काम थ्रू यूरिन, ये काम यूरिनरी सिस्टम करता है। So it is based on homeostasis. फिर इम्यून सिस्टम आ जाता है। इम्यून सिस्टम भी फाइट करता है अगेंस्ट पैथोजेंस और डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, और इसमें भी पैथोजेंस से फाइट करना और इन्फेक्शन से डील करना। सही है। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।